गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये तीसरा लेक्चर है क्लास 10 का। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हम लोग इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और उससे संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द को जान चुके हैं। आइए आज हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण का परिभाषा बहुत आसान है, एकदम छोटा सा परिभाषा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं, रासायनिक समीकरण को आप दूसरे भाषा में, आम भाषा में कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा जगह लगता है। उसी अभिक्रिया को जब हम संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसलिए इसके परिभाषा को इस प्रकार दिया गया है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है। यह एक अभिक्रिया को भाषा में लिखा गया है। यह जो दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, यह एक अभिक्रिया को भाषा में लिखा गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है। अब इसी को हम और शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं? सिंपल सा कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम शब्द समीकरण के रूप में ऐसे लिख दिए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो जल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण किया है। ठीक है, इसको अब हम समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन ये है आपका, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत अगर देखिएगा, हाइड्रोजन का संकेत, ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल या संकेत सिंपल है, H होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। और ये दोनों मिलकर जो जल बनाए हैं तो इस जल का सूत्र होता है H2। क्या होता है? H2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया आपको आपके सामने दिखाई पड़ रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण किया, तो इस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या हुआ? H2 प्लस O2 एरो, ये क्या बनाया? H2O यानी जल। यानी इस अभिक्रिया का ये क्या है? इस अभिक्रिया का एक ये समीकरण है। क्या है? समीकरण है। कोई दिक्कत? इसके अलावा हम एक अन्य एग्जाम्पल को भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लेते हैं कि जब हम कार्बन C प्लस O2, यहाँ इसको CO2, तो ये भी एक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही है। इस अभिक्रिया में देखिए कि कार्बन को हवा में जलाया गया है। कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जब इस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप हम ये जो लिखे हैं, ये क्या हो गया? ये रासायनिक समीकरण हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत?
क्लियर है। अब हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, लिखने की क्या विधि है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पुराना तरीका है, या ऐसे कहिए कि सबसे बेहतर तरीका जो है वो देखिए इस प्रकार है कि देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया में जो भी अभिकारक है या प्रतिफल है, अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और प्रतिफल है, उनके बीच में सबसे पहले देखिए, हम किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर लिखने का प्रयास जब करते हैं तो देखिए आसान तरीका से समझिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, उस अभिकारक के संकेतों या सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। हम जब समीकरण लिखते हैं तो बीच में एक तीर का चिन्ह देते हैं। ये क्या देते हैं? तीर का चिन्ह देते हैं। अब इस तीर के चिन्ह के बायां साइड में जो है उसको बायां पक्ष और दाएं साइड में जो है उसको दायां पक्ष। तो इस किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होते हैं वो तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं। तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। ये क्या है? बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष, ठीक है। ये क्या है? दायां पक्ष। क्लियर? तो हम बाएं पक्ष में या बाईं ओर क्या लिखेंगे? अभिकारक को लिखेंगे, ठीक है। और दाईं ओर क्या लिखेंगे? दाईं ओर हम लोग उत्पाद को लिखेंगे या प्रोडक्ट को लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब है कि अगर अभिकारक, दूसरा रूल कहता है, पहले तो आप समझ गए कि हम तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं और दाईं ओर उत्पाद को लिखते हैं, ठीक है। अगला नियम कहता है कि अगर ये अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो हम इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। कोई दिक्कत? मतलब अभिकारक की संख्या या उत्पाद की संख्या अगर एक से अधिक है तो हम बीच में तीर का चिन्ह लगा देते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं कि जब मैग्नीशियम के फित्ते को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के फित्ते को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के फित्ते को हवा में जला रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है? एक मैग्नीशियम हो गया और एक दूसरा हवा यानी ऑक्सीजन हो गया। तो हम यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हुए, तो इनकी अभिक्रिया कराएंगे Mg और प्लस O2। ये अभिकारक है तो इस तीर चिन्ह के किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर लिखेंगे। और ये एक से अधिक है तो इनके बीच में क्या लिख दिए? प्लस लिख दिए। कोई दिक्कत? और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो उत्पाद जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो तीर चिन्ह के किधर रहेगा? तो दाईं ओर रहेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? और अंत में हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे हम इसको संतुलित करेंगे और अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के प्रकार को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार का अगर हम चर्चा करें तो रासायनिक समीकरण ये आपको दो प्रकार के होते हैं। ये केमिकल इक्वेशन जो है दो प्रकार के, यानी टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है ये दो प्रकार के रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, तो हाँ हम लोग देख रहे थे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का सिंपल सा परिभाषा होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है,
वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक जो है, ठीक है, अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ठीक ना, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये जो है प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे H2 लिए हैं प्लस O2 लिए हैं, तो ये क्या बनाया है? H2O बनाया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि अभिकारक में कितने टोटल परमाणु है और प्रतिफल में टोटल कितने परमाणु है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है, तो टोटल मिलके कितने परमाणु हुए? 4 परमाणु हुए। और इधर देखिएगा तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब कि 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी टोटल कितने हो गए? 3 परमाणु। तो यहाँ अभिकारक 4 हुए, प्रतिफल कितने हुए? 3, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्लियर हो गया। जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे क्या कहते हैं? हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए इसमें सिंपल है, अब यहाँ परिभाषा आप सीख चुके हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग यहाँ इसका परिभाषा जो है एकदम सिंपल है, इसका परिभाषा होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये बराबर होती है प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या, प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर। इसीलिए आप इसका सिंपल सा आप इसका परिभाषा दे सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन की अपक्रिया अगर क्लोरीन से करा दी जाए तो ये आपको बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन अभी कितने हैं? 2, और क्लोरीन कितने हैं? 2, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कुछ भी नहीं लिखा है, क्लोरीन में भी कुछ भी कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये कितना हुआ? टोटल 2, यानी यहाँ 4 है, ये आपको 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि अभी ये क्या है? अभी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देते हैं, सिर्फ हम यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ? 2, और क्लोरीन कितना हुआ? 2। अब कितना हो गया? ये 2 + 2 यानी 4 हो गया। यहाँ कितना हुआ? हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभिकारक के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के परमाणु की संख्या बराबर हो गई। इसका मतलब कि ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम एक चीज़ जानते हैं, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल सा
आंसर होता है कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक आप नियम पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या पढ़े हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। इस नियम में आप जाने हैं, आप समझे हैं कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो नए पदार्थों का निर्माण होता है और न ही पुराने पदार्थों का विनाश। अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान रासायनिक पदार्थों का द्रव्यमान निश्चित रहता है, नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। मतलब रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो गलत न हो, इसके लिए क्या हम करते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। इसीलिए आप याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर आपको समझ में न आए तो तुरंत कमेंट कीजिए और मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए। मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आए। आगे हम लोग अगले टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे, संतुलित करने की विधियों को जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके।